जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नए आयाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग SI का प्रीवियस ईयर सेट चला रहे हैं, जिसमें कि 6 सेट जो है कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है और आज 7वां सेट का बारी है। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं वो 6 सेट जाकर देखें, जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके साथ साथ डिस्कशन भी कराया हुआ है हर एक ऑप्शंस का। तो आप लोग उसे जाकर देखें और आज 7वें सेट का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आइए पहले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चिमनी में धुएं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? विकिरण, वाष्पीकरण, चालन या संवहन? तो आंसर दीजिएगा आप लोग। अच्छा, जो लोग नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन बोलने के बाद, ऑप्शन बोलने के बाद मैं थोड़ी देर चुप रहूँगा। उसका आप लोग आंसर दीजिएगा, तब मैं आपको आंसर दूंगा। चलिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवहन। संवहन के कारण जो है कि मतलब चिमनी से जो धुएं हैं वो निकलते हैं संवहन सिद्धांत के कारण। चिमनी, आपको पता होगा चिमनी किसको बोलते हैं? जो कि गैस के नीचे जो गैस सिलेंडर होता है हमारा, जिस पे खाना बनता है, उसके ऊपर चिमनी होता है, जिसके कारण जो है कि धुआं बाहर निकलता है। तो इस सिद्धांत में होता क्या है कि हवा गर्म हो जाती है। ठीक है, खाना बन रहा है तो वहाँ का जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण जो है कि इसका घनत्व जो है कि कम हो जाता है, और घनत्व कम होने के कारण हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, ऊपर उड़ जाती है, जिसके द्वारा जो है कि पाइप के द्वारा धुआं बाहर निकल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग संवहन क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा, मुख, दोनों, कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से जो है कि बच्चों को पोषण रहती। यहाँ बच्चे बोलना सही नहीं है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को हम लोग भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। तो यहाँ एम्ब्रॉय बोलना ज़्यादा उचित है, भ्रूण। तो भ्रूण को जो है कि क्या बोलते हैं कि जब वो भ्रूण जो है कि आपका गर्भ में होता है तो उसको जो है कि भोजन की प्राप्ति प्लेसेंटा से होती है। इसमें होता क्या है कि जो भ्रूण की नाभि होती है वो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, जिससे कि भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। पेसमेकर संबंधित है विकृत, फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क? विकृत को हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे है हृदय। हृदय जो है, पेस मेकर जो है कि हृदय से संबंधित है। पेस मेकर जो है कि क्या है? तो पेस मेकर एक आर्टिफिशियल जो है कि आर्टिफिशियल, इसको हृदय बोल सकते हैं। पेस मेकर का काम होता है कि हृदय की धड़कन को असमान जब हो जाता है हृदय की धड़कन, तो पेस मेकर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पेस मेकर के यूज से जो है कि हम लोग हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है? बैटरी का लगा होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है, और इसकी जो लगभग जो है कि 10 साल तक ये एक पेसमेकर काम करता है। फिर उसके बाद हमको पेसमेकर को चेंज करवाना पड़ता है। ठीक है, और नया पेसमेकर लगवाना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? जनवरी है, मार्च है, अगस्त है या फिर सितंबर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी में जो है कि रबी की फसल की कटाई होती है। रबी की फसल किसे कहते हैं? तो रबी की फसल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये रबी की फसल के अगर एग्जांपल दें तो वो हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा। ये सब रबी की फसल है, और इस फसल को हम क्या बोलते हैं कि ऋतु की फसल कह सकते हैं, जैसे जाड़े की ऋतु की फसल। क्योंकि ये जो है कि अप्रैल मई में तो काटा जाता है, लेकिन बोया जाता है नवंबर और अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है, और मई अप्रैल में काटा जाता है। इसे हम लोग रबी की फसल को जाड़े की फसल भी कहते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था?
जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो हमारा 31 दिसंबर 1929 को रखा गया था, तो वो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो वही पूछ रहा है कि क्वेश्चन अधिवेशन कौन सा अधिवेशन में रखा गया था, कोलकाता, बेलगांव, लाहौर या बांकीपुर। आंसर दीजिए। चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी, लाहौर। लाहौर अधिवेशन में जो है कि पूर्ण स्वराज का क्या रखा गया था, अधिवेशन रखा गया था, मतलब लक्ष्य रखा गया का पूर्ण स्वराज का 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक लंबित रख सकता है? 2 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 14 दिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लंबित का मतलब होता है कि अपने पास कितने दिन तक रख सकता है राज्यसभा। तो इसका सही आंसर हमारा, चलिए आप लोगों ने बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन तक। 14 दिन तक जो है कि राज्यसभा जो है कि ये धन विधेयक को अपने पास रख सकता है। ठीक है। अगर 14 दिन के बाद भी अगर पारित नहीं करता है तो ये अपने आप पारित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, धन विधेयक है, इसका डिसीजन कौन लेंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष लेंगे। क्लियर। अच्छा, अगर धन विधेयक की मैं बात करूँ तो ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में धन विधेयक की बात कही गई है? तो 110। एकदम ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो उदयपुर वन जीव अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदयपुर वन जीव अभयारण्य जो है कि हमारा बिहार में है। कितने लोग इसे क्या मारे होंगे? राजस्थान मारे होंगे, लेकिन इसका सही आंसर बिहार में है। बिहार में भी जो है कि पश्चिमी चंपारण जिले में ये उदयनगर वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है, मतलब किससे संबंधित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम? कानपुर षड्यंत्र से, अलीपुर, काकोरी या फिर मेरठ। इसका सही आंसर आप लोग बता दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र से जो है कि किनका संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है। अच्छा, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है कि रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य हैं। ठीक है। जिसकी स्थापना जो है कि अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल ने किया था। ठीक है। चलिए, और ये काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? बोध गया, मगध, सारनाथ या फिर कश्मीर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में जो है कि बौद्ध संहिति जो कि चौथी बौद्ध संहिति थी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व की थी। कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में हुई थी। ठीक है। अगर मैं इसकी अध्यक्षता की बात करूं कि इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो इस समय अध्यक्ष थे वासुमित्र। ठीक है। जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मानव में पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ग्रसिका, मुख्य गुहिका, ग्रहणी या फिर आमाशय। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका से मतलब कि मुंह से ही जो है कि हमारा पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि मुंह में जो है कि लसिका पाई जाती है, अर्थात लसिका को हम लोग सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवा से ही, सलाइवा हमारे मुंह में होता है और वहीं से पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? अच्छा, विद्युत को यांत्रिक में कौन सा बदलता है? तो विद्युत मोटर, डायनेमो, फ्यूज या फिर रेक्टिफायर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ की है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय में जो है कि 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो पहाड़ी के ही नाम पे जो है कि गारो जनजाति का उदय हुआ है। ठीक है। जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? न्यूयॉर्क, हांगकांग, नई दिल्ली या फिर टोक्यो। तो आपको पता है मैप की अगर मैं बात करूँ
तो मैप में आपको पता है कि टोक्यो जो है कि सबसे पूर्व में है, तो इसीलिए टोक्यो यानी कि जापान में सबसे पहले सूर्योदय होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ आगे। अच्छा, तो ये आपका जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य भूमि भी बोलते हैं, मतलब वो, या फिर उगता हुआ देश भी इसे बोला जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी की क्या थी, तो मैंने आपने वीडियो देखा होगा, मैंने जो इसका ट्रिक बनाया है, किसका, तो महाजनपद का मैंने ट्रिक बनाया, तो उसमें मैंने आपको बताया था मत्स्य, मत्स्य से आपको क्या समझना है, मत्स्य मतलब मछली, तो मछली कौन मछली, तो व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या होती है, बड़ा यानी विशाल होती है, तो आप इससे अनुमान लगा विशाल यानी कि विराट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराट। ठीक है, और अगर जो लोग इसे ये ट्रिक को नहीं देखे हैं, महाजनपद की ट्रिक को नहीं देखे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उनको यहाँ से क्या बोलते हैं कि महाजनपद आराम से जो 16 महाजनपद है पूरे टोटली बिल्कुल याद हो जाएगा और वो कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और मैं इसका प्लेलिस्ट में भी जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, लाला हरदयाल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर एनी बेसेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो कि इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किया था। इस समाचार पत्र का आरंभ करने का उद्देश्य था जो दक्षिण भारत में रहने वाले जो है भारतीय मूल के निवासी थे, उनको स्वतंत्रता के बारे में महत्व समझाना था, स्वतंत्र जीवन के बारे में उनको महत्व समझाना था। इसीलिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो है कि इंडिया ओपिनियन नामक पुस्तक की रचना किया या फिर प्रकाशन किया। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन जो है कि 15 ही था। ठीक है, 15 ही था, 5 क्वेश्चन इसमें कम है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज मैनेज कीजिए किसी तरह, क्योंकि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए मुझे 15 ही क्वेश्चन रखना पड़ा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो जाए और वो इसका लाभ उठा पाएँ, जो लोग पेड कोर्स वगैरह या फिर कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं कर रहे। और अभी तो लॉकडाउन का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि स्कूल, संस्थान, कॉलेज वगैरह, ट्यूशन वगैरह सारे मतलब बंद ही हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिजल्ट की पॉजिटिव की तरफ जो है कि मूव कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम रुकेगा नहीं, एग्ज़ाम आपका चलते ही रहेगा। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मई के लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी वाक्य के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा सेट नंबर 8 होगा और कल सुबह हम लोग को 10 बजे मिलना है। अच्छा, मैं आपको एक बार रूटीन रिकॉल करवा दूँ, 6 बजे हमारा करेंट चलता है, 10 बजे हमारा चैप्टर वाइज चलता है। ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अति इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारा आपका कितने बजे, 12 बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, जिसमें कि आप लोग आइए और देखिए हिस्ट्री में कैसे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ। ठीक है, अच्छे तरह से, जो लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग पढ़े ही होंगे हिस्ट्री। यहाँ भी आके देखिए, कहीं ना कुछ मिलेगा। आप नहीं देखिएगा तो अपने रिश्तेदारों को, जो लोग बिगिनर हैं, उनको दीजिए। ठीक है, भेजिए, सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका 2 बजे आपका एसआई का बैच चलता है, ये हमारा बैच का शेड्यूल है। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।